जय हिंद। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बाज़ार की, मार्केट की। और जानेंगे कि जो बाज़ार है वो क्या होता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, कौन कौन से बाज़ार के प्रकार होते हैं और किस तरह ये जो है वो अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता है। ये आज हम इसकी बात करेंगे। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बाज़ार के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बाज़ार कहते किसे हैं। बाज़ार जहाँ क्रेता एवं विक्रेता मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला, इनके बीच में जो संबंध स्थापित हो उसे ही बाज़ार कहते हैं। मतलब जहाँ पर जो है खरीदने वाला और बेचने वाले के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उसे ही हम बाज़ार कहते हैं। और बाज़ार के लिए जो है वो स्थान ज़रूरी नहीं है, ये जो है ऑनलाइन भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाज़ार के लिए सबसे ज़रूरी है मूल्य। जहाँ मूल्य कम रहेगा बाज़ार वहीं जो है वो स्थापित हो जाएगा। मतलब जहाँ पर जो है मूल्य की कीमत कम होगी बाज़ार वहीं जो है अधिक सक्सेस होगा, अधिक जो है सफलतापूर्वक काम करेगा। अब देख लेते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं। बाज़ार के प्रकार देख लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा जो है अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें तीन तरह के बाज़ार आ जाते हैं, जैसे एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार। ये सब आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है ये जान लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें विक्रेता तथा क्रेता दोनों ही जो है वो अधिक होते हैं। मतलब खरीदने वाले भी ज़्यादा होते हैं और जो है बेचने वाले भी ज़्यादा होते हैं इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में। और वस्तुएं क्या होती है इसमें गतिशील होती है बहुत ज़्यादा। इसका जो है इस तरह से डायग्राम रहता है, ये मूल्य है ये और ये डिमांड है। और दूसरे बाज़ार की बात करते हैं अपूर्ण बाज़ार की। ये तीन प्रकार का होता है। एकाधिकार देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि केवल एक ही जो है इसमें विक्रेता होता है। मतलब इसमें इस बाज़ार में बेचने वाला जो है वो बहुत ही एक या बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि मान लो रेलवे हो गया, परमाणु ऊर्जा, बिजली, गूगल, इस तरह के जो है इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइसेंस और पेटेंट की जो है आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरे जो इसकी बात करते हैं जैसे एकाधिकार प्रतियोगिता बाज़ार की। इसमें क्या होता है एक जैसी वस्तुएं हमें देखने को मिलती है तथा नई कंपनी का आना जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एक अस्पताल मान लो, इस तरह के इसमें उदाहरण आ जाते हैं। और अगले जो इसकी बात करते हैं अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाज़ार की। इसमें क्वालिटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हम कार्टेल मार्केट भी जो है कह देते हैं। और इसमें जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी दिए करते हैं, इसका इसका प्रचार किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आती है इसके अंतर्गत, टेलीकॉम कंपनियां। अब इसके जो है अलग प्रकार देख लेते हैं, जैसे पूंजी बाज़ार और जो है मुद्रा बाज़ार के बारे में जान लेते हैं। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुद्रा बाज़ार को। मुद्रा बाज़ार में क्या होता है कि यहाँ अल्पकाल के लिए जो है लेन देन की जाती है। जैसे कि ये एक से लगाकर एक दिन से 364 दिन के लिए इसमें जो है कम समय के लिए लेन देन होती है। और जो पूंजी बाज़ार है इसमें दीर्घकाल के लिए जो है पूंजी मुद्रा या पूंजी की लेन देन होती है। सबसे पहले मुद्रा बाज़ार ये देख लेते हैं इसके बारे में, मनी मार्केट के। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय भूमिका हमेशा आरबीआई जो है इसकी केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर आरबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि इसका गठन जो है वो हिल्टन आयोग के सुझाव पर हुआ था। आरबीआई का गठन हिल्टन आयोग 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो ओसबोर्न थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे सी डी देशमुख, जो कि भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर थे सी डी देशमुख। और जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 को कर दिया गया था। एक आरबीआई के हमने एक स्पेशल जो वीडियो बना रखी है, आप उसे टेलीग्राम में देख लेना, यहाँ पर देख लेना। टेलीग्राम में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उसे
जो है आरबीआई को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसकी पूरी वीडियो बना रखी है। राष्ट्रीयकरण का मतलब वहाँ अच्छे से समझा रखा है। और राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब प्राइवेट जो होता है उसको सरकार खरीद लेती है, यहाँ इस तरह से जो है होता है। मतलब जो है राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सारा जो स्वामित्व सरकार के पास चला जाता है, इस तरह राष्ट्रीयकरण होता है। अब यहाँ पर आरबीआई के जो है वो कार्य देख लेते हैं। आरबीआई के क्या कार्य हैं। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय। अब देखते हैं जैसे मौद्रिक नीति का निर्माण, मॉनेटरी पॉलिसी जो है लागू करना, जिससे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित, इस तरह के जो है कार्य आरबीआई करती है। सबसे इसका मुख्य कार्य होता है मौद्रिक नीति। और जो अगला इसका काम है साख का निर्धारण करना, उधार देने की क्षमता का निर्धारण करना, किस तरह से कितनी मात्रा में इस जो है साख का निर्धारण करती है, ये आरबीआई का काम होता है। उसके बाद जो है नोट का निर्गमन, 2 रुपये एवं 2 रुपये से अधिक मूल्य के नोट का निर्गमन आरबीआई, और इस पर जो है आरबीआई के गवर्नर का जो है हस्ताक्षर होता है। मतलब जितने भी 1 रुपये को छोड़कर जितने भी 2 रुपये से अधिक के नोट हैं, 10, 20, 50, 1000, 2000, इन सब के 2000 का तो नहीं होगा अब, इन सब पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला जो इसका कार्य है वो विदेशी मुद्रा का जो है विनिमय करना होता है। सरकार का बैंक होता है ये आरबीआई, और इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अब इसकी मौद्रिक नीति के बारे में और जान लेते हैं। मौद्रिक नीति का मतलब होता है मुद्रा से संबंधित जो भी नीति आती है या बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। अभी इसमें क्या आ जाता है, मुद्रा से संबंधित नीति, जैसे मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर। मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत जैसे कब हो सकती है, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति और रोजगार होगा तो। अब यहाँ पर साख का नियंत्रण किस तरह से जो है किया जाता है, इनके अंतर्गत आता बैंक रेट आ जाती है, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओस, एलएएफ इसके अंतर्गत आ जाती है, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। ये सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक रेट क्या होती है। आरबीआई जिस दर पर व्यावसायिक बैंक, सरकार, कंपनी, वित्तीय संस्था एवं एनबीएफसी को उधार जो देती है, उस दर को जो है बैंक दर कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये आरबीआई है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो है बैंक दर पर लोन देती है, इसका निर्धारण आरबीआई करती है। जैसे एसबीआई हो गए कमर्शियल बैंक में, और जो एसबीआई होती है कमर्शियल बैंक होती है, आम जनता को जो है ब्याज दर ब्याज देती है, उसे जो है ये बैंक स्वयं जो है इनका निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर जैसे बैंक दर यदि ज़्यादा होगी तो ब्याज दर भी अधिक होगी, और अगर ब्याज दर अधिक होगी तो क्या होगा कि पूंजी जो है वो महंगी हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से जो है प्रभाव पड़ेंगे अगर पूंजी महंगी होगी तो। जैसे मान लो बैंक दर ज़्यादा हैं तो पूंजी भी महंगी होगी, और पूंजी महंगी होगी तो क्या होगा कि ऊंचे ब्याज दर पर जो है उधार प्राप्त होगा या फिर आसानी से मिलेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, लोग उधार नहीं लेंगे और निवेश महंगा होगा। लोग उधार नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा कि बाज़ार में जो है वो मांग की कमी आ जाएगी, और कमी होगी तो मुद्रास्फीति जो है नियंत्रित हो जाएगी। दूसरी तरफ देखते हैं तो निवेश जो है वो महंगा होगा, इससे क्या होगा कि उद्योग लगाना महंगा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उत्पादन लागत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उत्पाद महंगा होगा तो निर्यात कम होगा, और निर्यात कम होगा तो क्या होगा, कंपनी का लाभ जो है वो गिर जाएगा, शेयर मार्केट इससे नीचे गिरेगा। तीसरी बात जो है, अगर निवेश, इससे क्या होगा कि निवेश कम होगा या तो औद्योगिकरण जो है वो नहीं होगा। इसके औद्योगिकरण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, रोजगार का सृजन भी नहीं होगा, और रोजगार का सृजन नहीं होगा तो आय का वितरण नहीं होगा, और गरीबी में जो है वृद्धि होगी। इसके अलावा आर्थिक असमानता में भी वृद्धि होगी। अब मान लो बैंक दर में अगर वृद्धि की तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मुद्रास्फीति इससे नियंत्रित हो जाएगी, रोजगार में कमी जो है वो आ सकती है अगर बैंक दर में वृद्धि की जाए, शेयर मार्केट नीचे आ सकता है, गरीबी में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाएगी। इस तरह इसके जो है बैंक दर में वृद्धि करने के प्रभाव हो सकते हैं। अब मान लो अगर
बैंक दर कम कर दी जाए तो क्या होगा कि ब्याज दर भी कम होगी और पूंजी सस्ती मिलेगी आसानी से एवं ब्याज दर पर उधार जो है प्राप्त लोगों को हो जाएगा। अब इसके क्या परिणाम होंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो ब्याज दर भी कम होगी, पूंजी सस्ती हो जाएगी, निवेश जो है सस्ता हो जाएगा और उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी। उत्पाद सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, निर्यात जो है ज़्यादा होगा और निर्यात ज़्यादा होगा तो लाभ ज़्यादा होगा और शेयर की खरीद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा इससे, अगर ब्याज दरें कम होगी तो। अगली बात जो है, लोगों को कम ब्याज पर जो है उधार मिलेगा। लोग उधार लेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो बाज़ार में मांग में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रास्फीति में वृद्धि इससे हो जाएगी। और अगला परिणाम इसका क्या होगा कि कम ब्याज दर पर उधार मिलेगा तो क्या होगा, निवेश ज़्यादा होगा। निवेश ज़्यादा होगा तो औद्योगिकरण ज़्यादा होगा और औद्योगिकरण ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रोज़गार का जो है वो सर्जन होगा और अगर रोज़गार का सर्जन ज़्यादा होगा तो आय का वितरण ज़्यादा होगा और गरीबी में जो है वो कमी आएगी। अब मान लो इसके प्रभाव देख लेते हैं। बैंक दर में कमी कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका, जैसे शेयर मार्केट में वृद्धि हो जाएगी, इससे पूंजी निर्माण ज़्यादा हो सकता है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और निवेश ज़्यादा हो सकता है। मुद्रास्फीति का जो है ये पहले भी अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था। मुद्रास्फीति का मतलब दरअसल महंगाई से होता है। जब वस्तुओं की सभी वस्तुओं की जो है, जब सभी वस्तुओं क्या होती है, वस्तु महंगी हो जाती है सभी वस्तुएं, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। अगला जब क्या होगा, ब्याज दर कम हो जाएगी तो राजकोषीय घाटा कम होगा और रेटिंग बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इसके बारे में जान लेते हैं। बैंक को सकल ये CRR हो जाता है, SLR होता है, ये सब हमने जो है RBI के उसमें लेक्चर में अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप वहाँ से जो है प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा देते हैं। जैसे CRR का मतलब होता है बैंक को सकल जमा का एक निश्चित अनुपात जो है RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है। मतलब जैसे ये SBI बैंक है, इसके पास मान लो कुल जो है 100 रुपये हैं, तो क्या होता है कि मान लो 4% जो है इसके RBI के पास रखना होता है। तो क्या होता है कि जैसे 100 का 4%, 4 रुपये जो है ये RBI के पास रखना होगा। इसे कहते हैं CRR। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, कैश का मतलब नगद, रिजर्व का मतलब आरक्षित और रेशियो का मतलब अनुपात। एक निश्चित अनुपात में जो है वो RBI के पास पैसे रखने होते हैं, इसे कहते हैं CRR। जैसे 0 से 15% तक जो हो सकता है CRR का निर्धारण को, ये जो है RBI करती है। पहले RBI जो है CRR पर ब्याज देती थी, लेकिन जो है अब 2006 या 7 के आसपास से वो अब बंद कर दिया है, ब्याज नहीं देती अब। कैश रिजर्व रेशियो जैसे यहाँ पर जो है डायग्राम से समझाया गया है। जैसे ये RBI है और मान लो ये SBI बैंक है, इसके पास मान लो 100 रुपये कुल सकल जमा। अब CRR मान लो 5 रुपये है, 5% है CRR। तो क्या होगा कि 5% यहाँ पर इसके पास 100 रुपये हैं, 5% का 5 रुपये RBI के पास इसे रखना होगा। तो इसके पास कितने बचे, 95 रुपये। अब ये 95 रुपये कोई जो है उधार दे सकता है लोगों को। 5 रुपये तो RBI के पास जमा कर दिया। अब मान लो अगर CRR 10% हो गया तो क्या होगा, तो 10%, इसके पास 100 रुपये हैं, 10% का जो है इसके 10 रुपये इसको RBI के पास रखना होगा। 10 रुपये RBI को दे देगा ये, तो इसके पास 90 रुपये बचेंगे। 90 रुपये पर ये जो है लोन दे सकता है इस तरह। अब मान लो CRR कम हो गया या 3% हो गया, तो 3% का 3 रुपये RBI के पास जो है रखना पड़ेगा और इनके पास 97 रुपये बचेंगे। ये होता है CRR। अब यहाँ पर क्या होगा, CRR यदि ज़्यादा होगा तो तरलता वो कम होगी, इसका उल्टा होता है वो। अगर CRR कम होगा तो तरलता ज़्यादा हो जाएगी। तरलता मतलब पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। अब देखते हैं, CRR ज़्यादा होगा और तरलता कम होगी तो क्या होगा, लोगों को आसानी से उधार नहीं मिलेगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो मांग में कमी होगी, जिससे कि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। और अगला इसका क्या होगा, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि कम होगी और रोजगार का सृजन जो है कम होगा। अब अगला प्रभाव भी ये भी हो सकता है कि मान लो अगर जो है लोन मिलेगा, ब्याज जो है लोगों को उधार मिलेगा तो क्या होगा, उच्च ब्याज पर जो है उधार देना होगा लोगों को, उच्च ब्याज दर पर उधार मिलेगा, जिससे क्या होगा कि निवेश महंगा होगा।
निवेश महंगा होगा तो उत्पादन लागत ज़्यादा, और इससे क्या होगा कि उत्पाद महंगा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, निर्यात कम होगा और लाभ कम होगा, और जो है शेयर मार्केट इससे नीचे गिर जाएगा। अब देख लेते हैं जैसे CRR में वृद्धि का प्रभाव क्या हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट नीचे गिर सकता है, पूंजी का निर्माण कम होगा और आर्थिक समृद्धि जो है वो कम होगी। अब जो है मान लो अगर हम CRR जो है वो ये कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि तरलता में वृद्धि हो जाएगी। अब तरलता में वृद्धि हो जाएगी तो क्या मतलब लोग बाज़ार में जो है पैसा आ जाएगा। तरलता का मतलब तरलता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, सस्ते दर पर जो है वो उधार प्राप्त होगा, और सस्ते दर पर उधार प्राप्त होगा तो निवेश ज़्यादा होगा, लोग निवेश करेंगे। निवेश ज़्यादा होगा तो औद्योगिकरण जो है वो बढ़ने लगेगा, और औद्योगिकरण बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक समृद्धि होगी। रोजगार का सृजन होगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा और आय का वितरण वो बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ देखते हैं, इससे क्या होगा कि लोगों को आसानी से उधार प्राप्त होगा, बाजार में मांग में वृद्धि होगी। मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि जो है वो करनी होगी। इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि भी हो सकती है और मांग में वृद्धि से मंदी जो है वो दूर होगी। अगला जो है निवेश ज़्यादा होगा। निवेश ज़्यादा होगा तो उत्पादन लागत जो है कम होगी। उत्पादन लागत कम होगी तो उत्पादन सस्ता होगा। निर्यात ज़्यादा होगा। निर्यात ज़्यादा होगा तो लाभ ज़्यादा होगा, और लाभ ज़्यादा होगा तो लाभांश ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि शेयर मार्केट जो है ऊपर चढ़ जाएगा। अब CRR में जो है कमी का क्या प्रभाव हो सकता है ये देखते हैं। जैसे शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि भी हो सकती है और जीवन स्तर में सुधार होगा, इसके प्रभाव है। तो आज का ये जो है बाज़ार का लेक्चर था, और ये जो PDF है आप टेलीग्राम पर से वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना, और जितनी भी वीडियोस हैं उनकी सबकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।